बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ईद बासी, ईद तबासी, तमाम ईद की खुशियाँ मुबारक हों। यकीनन आप अपने घरों पर होंगे और दावतों का सिलसिला भी चल रहा होगा। दावतों के दौरान ही गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को मैंने दावत दी है कि जिन्होंने आज तक बेशुमार इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे और सिर्फ इसलिए करेंगे कि नाज़रीन तक पहुँच सके, ईद की खुशियों को दुबाला कर सके, ईद के दिन कुछ ऐसा कंटेंट आपको मिल सके कि इसमें तामीर की बात भी हो, इस्लाह की बात भी हो और कुछ तारीख़ का तज़किरा भी हो। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इन्होंने बेशुमार इंटरव्यूज़ किए, सियासतदानों के भी किए, अदाकारों के भी किए, खिलाड़ियों के भी किए। बहुत कुछ पूछेंगे इनसे, सियासत की बात भी करेंगे, सहाफ़त की बात भी करेंगे, अखलाकियात और माशरे की बात भी करेंगे। सोहेल वड़ाई साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका कि इस अहम मौके के ऊपर आपने हमें टाइम दिया। सर बड़ी मेहरबानी। सर, ये सबसे पहले तो बताएं कि ये लोग आपको, जो मेरी उम्र के लोग हैं ना, वो यही जानते हैं कि सोहेल वड़ाई साहब एक दिन जियो के साथ, लेकिन ज़ाहिर है कि आपका एक तवील सहाफ़ती करियर था जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सियासतदानों के इंटरव्यूज़, पॉलिटिकल पेजेस को जो है वो बनाना और उनको जो है वो संवारना। तो ये एक दिन जियो के साथ शुरू कैसे हुआ था? क्या सोचा था आपने? लोग बड़ा जो है वो इसके हवाले से जानना चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो एक मुनफरिद अंदाज में सवालात पूछते हैं। तो क्या इस मुनफरिद अंदाज़ की वजह से किसी ने आपको पसंद किया था, या आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि आप पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ करें और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के पास जाएँ? देखिए, एक तो यह है कि मेरी बतौर तालिब इल्म ही सियासत से दिलचस्पी रही और वो अखबार पढ़ने तक और सियासी जमातों से दिलचस्पी, उनकी अंदर की कहानियाँ, ये शुरू से मेरी दिलचस्पी थी एज ए स्टूडेंट भी। लेकिन उस वक्त पता भी नहीं था कि साफ़ी बनना है। आपको पता है हमारे यहाँ सहाफ़त, मैं तो मास्टर्स मैंने इंग्लिश में किया, कोई साफ़ी बनने का इरादा नहीं था, बाय एक्सीडेंट मैं साफ़ी बन गया। लेकिन वो जो मेरी दिलचस्पी थी सियासत में, उसकी वजह से मैं फिर पॉलिटिकल रिपोर्टर बन गया। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर बना तो ज़ाहिर है उसमें फिर इंटरव्यू भी करने पड़ते हैं। तो चंद इंटरव्यू किए जो बड़े हिट हो गए, तो इस वजह से हमारे जो बॉस थे उन्होंने भी पसंद किया कि आप इंटरव्यू किया करें। तो इंटरव्यू की कहानी तो ये है। इससे पहले की जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, मैगज़ीन है, कॉलम है, ये पूरी एक ज़ाहिर है हमारे यहाँ जर्नलिज्म जो है वो एक बड़ी स्ट्रगल है, तो उस स्ट्रगल से गुजरे हैं। तो जब टीवी के अंदर आप आए, क्या तब्दीली आपने देखी? देखिए, तो हम इससे पहले ना मैगज़ीन के लिए एक प्रोग्राम करते थे, एक दिन सियासतदान के साथ। अच्छा। जिसमें हम उसकी तस्वीरें एक दिन की और साथ उसका सारा नरेटिव बयान करते थे। यानी कि आइडिया पहले मौजूद था? जी, प्रिंट के लिए। तो वो प्रिंट में हम करते थे। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का किया, मलिक कासिम का किया और कई किए। तो वो एक आइडिया मौजूद था, उसको हमने टीवी में ट्रांसफ़र कर लिया। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसके इंटरव्यू में आया? मुझे सियासतदानों के इंटरव्यू करके ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगरचे मैंने फ़िल्मी अदाकारों के भी इंटरव्यू किए हैं, मैंने स्पोर्ट्समैन के भी किए हैं, लेकिन चूँकि मेरी ख़ुद दिलचस्पी सियासत से है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं जो बहुत पुराने सियासतदान हैं उनके साथ करता हूँ। वली ख़ान के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के साथ, अजमल खटक के साथ, ये मेरे अकबर बुख्ती के साथ, ये मुझे सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। तो सोहेल साहब, मुश्किल हुई किसी का इंटरव्यू करने में? कोई टफ़ बहुत ज़्यादा हो या जवाब बड़े मुख्तसर दे रहा हो? जी, ये होता है, लेकिन सवाल ये है ना कि यही तो आपकी महारत होती है कि उस मुश्किल से कैसे निकलना है। बाज़ औक़ात लोग लड़ पड़ते हैं, बाज़ औक़ात लोग तल्ख़ हो जाते हैं, तो आपने उस सिचुएशन को लेके चलना होता है, अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। अच्छा, आप तो बड़े नन्मो मुलायम से इंटरव्यू करते हैं, बड़े मासूमाना अंदाज में सवाल करते हैं। उस सारे के बावजूद कभी आपको कोई चैलेंज, कोई थ्रेट फेस करना पड़ा कि किसी ने कहा कि यार ये डिलीट करो मेरा इंटरव्यू, या ये सोहेल साहब इंटरव्यू नहीं चल रहे हैं, या सोहेल साहब आपने बड़ी बदतमीज़ी मुझसे की है? नहीं, ये बदतमीज़ी का तो आज, या सख्त अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं और आपका रवैया ठीक नहीं था? नहीं, ये कभी नहीं किसी ने कहा, लेकिन ये ज़रूर होता है कि ये चीज़ डिलीट कर दें। ख़ासकर लोग अपने इश्क और मोहब्बत के सवालात, अपनी सैलरी के और इनकम के सवालात पसंद नहीं करते। ख़ासकर अपनी सियासी कोई गलती का एतराफ़ करें तो वो नहीं करते। लेकिन हमने भी ये असूल बनाया हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें जानी चाहिए और फिर अल्टीमेटली वो डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। क्योंकि मेरा इंटरव्यू का स्टाइल या मेरा ज़िंदगी का भी ये स्टाइल है कि मैं किसी को ना ज़ेर करने की कोशिश करता हूँ, ना उसका तमस्खर उड़ाने की। हाँ, उसके बारे में जानने की और उसके बारे में अगर कोई उसकी गलती है तो उससे उसका एतराफ़ करवाने में मेरी दिलचस्पी ज़रूर होती है।
अच्छा, किसी का इंटरव्यू करते हुए ऐसा हुआ कि उसकी शख्सियत के रोब की वजह से या ये है कि उसके किसी बैकग्राउंड की वजह से आप घबराए भी हों? देखिए, हर जो शख्सियत है वो मुझे ऐसे ही लगता है, जब मैं इंटरव्यू करना शुरू करता हूँ तो मुझे वो लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता है, जो जो इंटरव्यू आगे जाता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके अंदर चला जाऊँ, उसको अपना दोस्त बनाऊँ, उसको खोलूँ, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को ठोकता हूँ, बजाता हूँ। और अल्टीमेटली शुरू में लोगों का ये ख्याल था, बल्कि जब मैंने इंटरव्यू शुरू किया तो एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने लिखा कि ये रोब में आ जाता है पर्सनैलिटी से। अच्छा। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन हमारे घर की तरबियत और थी। तरबियत ये थी कि आप बहुत बड़े लोग हैं। हालांकि हम कोई इतने बड़े लोग नहीं थे, लेकिन तरबियत ये थी कि आप बहुत बड़े लोग हैं। तो वो इसलिए मुझे किसी के ओहदे से, किसी के जाहो जलाल से दुनियावी तौर पर तो डर लगता है, लेकिन जब आप साफ़त कर रहे होते हैं फिर नहीं डर लगता। लेकिन सुहेल साहब, आप खबर नहीं दे रहे कोई कि किसी मखसूस शख्सियत का नाम आप नहीं बता रहे कि जिसका इंटरव्यू करते हुए आपको थोड़ा सा घबराहट हुई हो। आपने अकबर बुगटी साहब का तस्करा किया, ज़ाहिर है आप गए होंगे डेरा बुगटी, बल्कि गए थे, मैंने देखा है आपका वो बहुत सारे, अब तो यूट्यूब के ऊपर चीज़ें नहीं, मौजूद हैं। आप ये देखें ना, अगर ये बात देखो, इसका प्रूफ होना चाहिए ना, हर बात का एविडेंस होना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब जब अपनी शोहरत के निस्फ़ नहार पे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पंजाबियों, सिंधियों, पठानों, उर्दू बोलने वालों के कातिल हैं। क्या आज तक किसी ने ये उनसे सवाल किया था? मैंने जो अकबर बुगटी साहब हैं उनसे वो सवालात किए। ये तो होता है, रोब था, उनके चारों तरफ गार्ड खड़े थे। अल्ताफ़ भाई का जब मैंने इंटरव्यू किया, मैं MQM के लंदन सेक्रेटेरिएट में था, और लाजमी नहीं था कि वो चल भी जाता, चल भी जाता, पता नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि, और हुआ ये है कि जब इंटरव्यू में करके आया अल्ताफ़ भाई का, तो उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जी सुहेल साहब, ये जो इंटरव्यू है ना, इसकी एडिटिंग डॉक्टर आमर लियाकत करेंगे। अच्छा। वो उस वक्त MQM में थे। मजहब ये मूर के वजीर थे उस वक्त उन MQM में थे, मुझे ये नहीं याद वज़ीर थे या नहीं। तो मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन एक बात मेरे से तय कर लें कि अगर उन एडिटिंग अगर वो करेंगे तो इंटरव्यू के ज़िम्मेदार भी वो होंगे, मैं नहीं होऊंगा। अच्छा। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा अगर इंटरव्यू मैंने किया है तो उसकी एडिटिंग मैं करूँगा, तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा, मेरे से आप गिला कीजिएगा जो करना है। कहने लगे ठीक है, फिर आप खुद करें। तो फिर मैंने खुद एडिटिंग की और ही वॉज सेटिस्फाइड। सवाल भी उनके जितने मेरे थे, मैंने ये कहा कि आप बता लेते हैं, मैंने ये कहा कि आपका टेलीफोन का बिल कितना आता है, तो सारी चीज़ें की उनसे। तो देखो, क्वेश्चन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप तहजीब का दामन ना छोड़ें और आपका अंदाज किसी को ज़ेर करने का ना हो, तो आप बड़ी नेगेटिव से नेगेटिव बात भी पूछ सकते हैं। मैंने लोगों के स्कैंडल पूछे हैं, मैंने लोगों की मुआशके पूछे हैं, मैंने लोगों की करप्शन की कहानियाँ पूछी हैं, लेकिन ऐसे तरीके से पूछी हैं कि जिसमें उनको ये लगे कि मैं उनके दिल की बात जानना चाहता हूँ। सुहेल साहब, जब आप लोगों से मिले, इतने लोगों से आपने सैकड़ों इंटरव्यूज़ कम से कम अब तक कर लिए होंगे, सिर्फ जियो के लिए, ये एक तो जियो के साथ में, बल्कि हज़ारों हो गए होंगे। इसमें कोई ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत के जिसके घर जाके उसका रहन सहन देख के आपके ख्यालात तब्दील हुए हों, बाहर से आप समझते हो यार ये ऐसा है, जब रहन सहन देखा हो तो आप मुतासिर हुए हो, आपको अच्छा लगा? ये ऐसे बहुत से लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो अजमल खटक, वो 2.5 मरले के घर में रहते थे और वो इससे पहले सेनेटर रह चुके थे, काबुल में जलावतन रह चुके थे। काबुल रेडियो से उनकी रोज़ तकरीर आती थी और उनके बारे में कहा जाता था कि ये अफ़गानिस्तान के एजेंट हैं, शायर थे। 2.5 मरले के घर में रहते थे। पेटियां पड़ी थी, जो हमारे पुराने देहात के अंदर हम पेटियां रखते थे, उसमें बिस्तर होते थे, वो पेटियां उनके बेडरूम में पड़ी थी और उस पर कपड़े जो थे वो लटके हुए थे ऐसे पेटी के साथ, और उसमें उनके 2 बच्चे मैरिड थे, वो भी रहते थे। अच्छा। तो मैं तो हैरान ही रह गया कि ये इनका ये लाइफस्टाइल है और लोग क्या कहते हैं, और इससे पहले उन पे पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लग चुके थे।
तो इस तरह होता है, आप जाके बड़ा चीज़ें देखते हैं और हैरान होते हैं कि भाई तासुर क्या है और हकीकत क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक दिन जियो के साथ जब आपने शुरू किया 2002 में, तो 2024 तक ये जो 22 साल का सफ़र है, इसमें टीवी जर्नलिज्म कैसे तब्दील हुई, इब्तिदा कैसे हुई थी, आज क्या सूरत हाल है? बहुत, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं खुद बड़ा तब्दील हुआ हूँ। इतने लोगों से जब आप इंटरव्यू करते हैं और वो लोग जो पाकिस्तान के टॉप हैं, थिंकर हैं, फिलासफर हैं, पॉलिटिशियन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, शोबिस के लोग हैं, तो आपकी शख्सियत ही बदल जाती है। तो मैं समझता हूँ मैं जो पहले था 2002 में वो नहीं हूँ, अब और हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर मीरा होगी, कहीं ना कहीं अजमल खटक होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हर चीज़ से, हर बंदे से कुछ ना कुछ लर्न किया। तो ये एक तो ये तब्दीली है। दूसरा डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव हो गई है ज़्यादा। जब हम आए थे तो उस वक्त पहला टीवी चैनल था, इतना कंपटीशन नहीं था। दूसरा ये है कि सहाफ़त के कई अदवार गुजरे हैं। एक ज़माने में टीवी जर्नलिज्म बड़ी पॉपुलर थी। हम जहाँ जाते थे लोग नारे मारते थे, तालियां बजाते थे। फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो गई, फिर बहुत लोग आवाज़ें भी कसते रहे, नेट पे गालियां भी देते रहे। अब फिर कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। मीम्स भी बनती थी। मीम्स तो बहुत बनती हैं। तो सुहेल साहब, अब मीम्स का तस्करा आया है, हालांकि आपने हमें बहुत अच्छा यहाँ पे एहतमाम हमारे लिए किया था खाने पीने का। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हर इंटरव्यू में लोग अब इस बात, बल्कि एक इमरान खान साहब की मीम भी इस हवाले से है कि ये वाहिद इंटरव्यू है जिसमें सुहेल बड़ाई साहब को खान साहब ने खाने का नहीं पूछा। तो क्या खान साहब ने वाकई खाने का नहीं पूछा था? नहीं, नाश्ते का नहीं पूछा था, लंच करवाया था, लेकिन ट्रक अड्डे पे। अच्छा, लेकिन वो नाश्ते में क्या खान साहब के लिए वो मशहूर खुद है उन्होंने कि वो खुद खा लेते हैं? आया उन्होंने, वो इतना सा बड़ा सा प्याला था, दही था मेरा ख्याल है, वो खाया खुद। वो पूछते नहीं है किसी से, लेकिन ट्रक अड्डे पे जब हम मियाँ वाली जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने मुझे खाना खिलाया था। अच्छा, ये जो खाने का मामला है, तो हमने तो आपसे कोई फरमाइश नहीं की थी कि सुहेल साहब ये आप बना के रखिएगा। आप फरमाइश करते तो नहीं है? नहीं, कतई नहीं। लोग खुद दावत करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तानी मुआशरा बड़ा मेहमान नवाज है। कोई भी हमारे यहाँ घरों में आता है तो हम हर कोई, जितना कोई गरीब है, अमीर है, कोशिश करता है कि उससे ज़्यादा जो करे, तो वो होता है। और मैं भी चाहता हूँ कि वो दिखाया जाए, ताकि ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। खाने के बगैर हमारी कोई ज़िंदगी है? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में हम खाने के बगैर तो मिलते भी नहीं हैं। हम आपस में मीटिंग करनी हो, फैमिली की मीटिंग हो, कुछ हो, हम पहले कहते हैं अच्छा जी खाने पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सुहेल साहब, मैं ब्रेक लूँगा, इससे पहले सिर्फ ये बता दें मुझे, अदाकाराओं के इंटरव्यू करते हुए इंजॉय करते हैं? उनकी लाइफ के पीछे छुपे हुए उनकी तकलीफ? एंजॉय भी करता हूँ और बाज़ औक़ात तकलीफ़ भी होती है। दोनों तासुरात होते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं तो आपको बताया ना, पॉलिटिकल रिपोर्टर था, तो मैं ख़ासकर उनका जो अंदाज़ है वेट करवाने का, 2-2 घंटे मेकअप, ये वो फलाना, हम आदी नहीं हैं। हम तो पॉलिटिकल रिपोर्टर होते थे कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के घर गए हैं तो आगे दरवाजे खुल गए हैं, नवाज़ शरीफ से मिलने गए हैं तो नवाज़ शरीफ ने दरवाजे में इस्तकबाल किया है, बेनज़ीर भुट्टो भी इंतज़ार में बैठी हैं। तो जब एक्ट्रेस के घर जाते हैं तो आप इंतज़ार में बैठते हैं, वो 2-3 घंटे बाद शुरू होते हैं, तैयार हो के आते हैं। तो सुहेल साहब, ये सियासतदानों में भी कुछ ऐसे लोग आपको मिले कि जो इंतज़ार आपको करवाते रहे, या जिनके पास इंटरव्यू करके तंगी महसूस हुई कि यार घंटा घंटा जाएगा? नहीं, मुझे पॉलिटिशियन जो हैं जितने भी हैं, कभी भी किसी से कोई गिला नहीं हुआ कि भाई उन्होंने इंतज़ार करवाया हो या गैर ज़रूरी तौर पर। या पॉलिटिशियन जो है ना, हर एक का इखलाक होना तो बहुत ज़रूरी है। यानी इसीलिए वो पॉलिटिशियन होते हैं कि लोगों से मिलते हैं, लोगों को मुतासर करते हैं। तो पॉलिटिशियन तो लीडर होता है, वो क्यों आपको मायूस करेगा। आपने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था जिसकी बात हो रही है ट्रक अड्डे पे, जिसमें उन्होंने नाश्ता करवाया। वो इमरान खान और उसके बाद जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गया, आपकी बाद में भी मुलाकात हुई होगी, दोनों में फ़र्क आपको क्या दिखा? देखिए, बेसिकली इमरान खान जो है, बेसिक पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं होती, लेकिन जाहिर है वक्त के साथ, तजर्बे के साथ इंसान बेहतर होता चला जाता है। तो वो भी काफ़ी उनके अंदर बेहतर इम्प्रूवमेंट्स भी हुई, कुछ खराबियां भी हुई। शोहरत जब मिलती है तो इंसान का दिमाग भी थोड़ा सा ऊंचा चला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें उनमें देखने में आई। लाइफ स्टाइल सादा था उनका? नहीं, वो सादा है, वो उनमें कोई बनावट नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल सादा है, ख़र्चा कोई नहीं है उनका,
ठीक है, और क्या नाम है, कोई उसमें खाना खाते हैं तो बेझिझक खाते हैं, इतना खाते हैं, ठीक है, वर्जिश भी फिर करते हैं, वर्जिश बहुत करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें उनकी हैं बहुत अच्छी, तो ज़ाती तौर पर ये औसाफ उनके हैं, लेकिन कभी भी वार्म नहीं रहे लोगों के साथ, कभी भी वो लोगों के साथ बहुत खुलते नहीं हैं, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो ये भी चीज़ें मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ी सी नाज़रीन सियासत के ऊपर बात करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं, ज़रा तबसरा लेते हैं, तज़िया लेते हैं। ख़ास तौर पर ये ज़रूर पूछते हैं कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, सुहेल साहब से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुहेल साहब, ये कंपनी चलेगी? देखिए, अभी इसके बारे में प्रेडिक्शन करना मुनासिब नहीं है। जब मुनासिब वक्त आएगा प्रेडिक्शन करेंगे। मैं हमेशा पहले से ये मैंने ही कहा था ये कंपनी नहीं चलेगी, और नवाज़ शरीफ के जाने के बारे में भी मैंने लिखा था पहले से ही। तो अभी तो क्या हनीमून पीरियड है, ये पहले 3 महीने चल रहे हैं, तो अभी तो देख रहे हैं कि क्या होता है, किस तरह से। अच्छा, जो 8 फरवरी को हुआ, सुहेल साहब मैं आपके तबसरे, तज्जिए, कॉलम्स वगैरह पढ़ता रहा हूँ, आपने हमेशा कहा कि पोलिंग वाले दिन कुछ भी नहीं होता, जो कुछ होता है प्री पोल होता है। तो इस दफ़ा इलेक्शन में आपने कुछ मुख्तलिफ महसूस किया? 2024 का जो इलेक्शन था, जितने भी आप तो इलेक्शन की पूरी तारीख रखते हैं, एक एक हल्के के बारे में जानते हैं, कुछ फ़र्क आपने देखा इस इलेक्शन में? कोई कल्चर का फ़र्क, कोई वोटिंग ट्रेंड्स? ये देखें, दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह है ना, कि पीटीआई का वोटर जो सरकारी इदारे थे उनकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा निकला, इसलिए उनके अंदाजे गलत साबित हुए। इसी तरह जो नून का वोटर था वो अंदाज़ों से कम निकला। वजह क्या थी? वजह थी नून का बयानिया ना होना। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था? नहीं, कमज़ोर बयानिया, ठीक है। और इलेक्शन सिर्फ एक फ़िक्रे पे हुआ है, आप इमरान के साथ हैं या ख़िलाफ़ हैं, बस ये था। इस इलेक्शन में ना किसी ने परफॉर्मेंस के बारे में पूछा है, ना किसी ने फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ना इकनॉमिक पॉलिसी, बहस ही नहीं हुई, किसी और मामले पे बात ही नहीं हुई। सिर्फ एक ही बात हुई है कि आप इमरान के साथ हैं या इमरान के ख़िलाफ़ हैं, बस इसी पे वोटिंग हुई है। जैसे सब ये पॉपुलरिटी की बात लोग करते हैं कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं। आप तो बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है कि तारीख़ के भी तालिब इल्म हैं, आपके खूबसूरत सा ये बैकग्राउंड भी हमें बता रहा है कि आपके पास बेशुमार किताबें हैं। तो इस तरह की पॉपुलरिटी पाकिस्तान में, क्योंकि जो इस वक्त नौजवान है वो ये समझता है कि ये सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा है, जुल्म का बदला वोट से, जो नारा खान साहब ने लगाया था, और कोई जुल्म अगर हो रहा है उनके साथ तो वो भी शायद पहली दफ़ा हो रहा है। पॉलिटिकल तारीख भी यही कहती है। नहीं, पहली तो बात यह है कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना, ये एक बड़ा एलुसिव चीज़ है। और अगर आप तारीख़ पढ़ें ना, तो एक ज़माने में ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान बहुत पॉपुलर थे। अच्छा। इस कदर पॉपुलर थे कि उन्होंने 80 मील का जुलूस निकाला था। अच्छा। लेकिन वो इक़्तिदार में नहीं आ सके। 1970 के बाद सबसे पॉपुलर असगर खान थे, और तहरीक इस्तिक़लाल पीपल्स पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी। अच्छा। लेकिन असगर खान इक़्तिदार में नहीं आ सके। इमरान खान खुशकिस्मत हैं कि वो पॉपुलर भी हुए और इक़्तिदार में भी आए। लेकिन मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ के फुल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे मकबूलियत और कबूलियत दोनों चलते हैं। होना तो चाहिए, सिर्फ यानी एक आइडियल डेमोक्रेसी होती तो ज़ाहिर है सिर्फ मकबूलियत होती, लेकिन चूँकि ये आइडियल नहीं है, हम अभी हाइब्रिड हैं, तो हाइब्रिड के अंदर ये दोनों चीज़ें चलती हैं। तो सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें इमरान खान जीत जाते ये इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से, तो क्या होता? यानी अगर ये सीटें 2/3 वो जीत जाते, जितनी वो सीटें कह रहे हैं वो जीत जाते, तो फ़ौज से लड़ाई होती ना, मुल्क में इंतकाम का नया दौर ना आता। इंतकाम तो चलो बात की बात है। पहली तो बात है कि क्या आज की जो मौजूदा मुक़्तदरा है, क्या उन्हें इक़्तिदार लेने देती? ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 1970 में हुआ था। 1970 में याहिया खान जो थे वो नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी को और अवामी लीग को इक़्तिदार दें। इलेक्शन के 1.5 साल तक इलेक्शन उन्होंने इक़्तिदार हैंड ओवर नहीं किया।
तो भाई सवाल ये है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और मुक्तदरा के दरमियान मसालियत होनी चाहिए, और यही इमरान खान साहब के लिए और यही मुक्तदरा के लिए मैसेज है कि आप लड़ के पाकिस्तान में आप फ़ौज से इक़्तिदार नहीं ले सकते। हमने देखा है कि अल जुल्फ़कार बनी, क्या पीपल्स पार्टी को उससे इक़्तिदार मिला? नहीं। जब बेनज़ीर ने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की, मुक्तदरा के साथ डायलॉग किए, इक़्तिदार मिला। जेल कुछ सिखाएगा खान साहब को? सीखना चाहिए, दुनिया भर में लोग जेलों से सीखे हैं। मंडेला सीखा है, उनकी शख्सियत में टेंडेंसी है। गांधी सीखे हैं, नेहरू सीखे हैं। इमरान खान साहब सीख सकते हैं, आपको लगता है टेंडेंसी है उसमें? बाज़ औक़ात हालात भी मजबूर कर देते हैं सीखने को। दुनिया में लोग मजबूरी में भी सीख जाते हैं। मियाँ साहब की उम्मीदें पूरी नहीं हुई शायद, ऐसा है? ये बड़ा सैड इंसिडेंट है। मैं तो तयशुदा लगता है आपको या वाकई इंसिडेंट है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि सैड इंसिडेंट है। चाहे इसमें मियाँ साहब की सियासी गलतियाँ हैं, ठीक है, और मैं समझता हूँ मुक्तदरा ने भी फाश गलती की है उनको इक़्तिदार ना देकर। क्या गलती है? देखिए क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो रियल आदमी जो है ना नून में, वो नवाज शरीफ है। उसी का इकनॉमिक विजन था, उसी ने मोटरवेज बनाई, उसी ने इंडिया से मुज़ाकरात किए, मोदी उसी के घर आया था, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान के बारे में सारे मुआहदे उसने किए थे, ठीक है। एटमी धमाका उसने किया था, प्रेसिडेंट क्लिंटन से डायलॉग उसने किया था कि अगर कोई नून के अंदर लीडर है तो वो तो नवाज शरीफ है। तो आप नवाज शरीफ को इग्नोर करके, उनकी लीडरशिप को इग्नोर करके आप उनसे क्या ले लेंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ बड़ाई साहब, आप ये कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत तो बन गई लेकिन वो फ़ायदा शायद ना दे सके जो मियाँ साहब के होते हुए। यही मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यानी कि अब मियाँ साहब अगर अब आप नून से जो फ़ायदा लेना था वो तो नहीं ले सके, तो लेकिन नून को आपने हुकूमत दे दी है। पीपल्स पार्टी चॉइस नहीं थी? पीपल्स पार्टी भी अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि अभी बिलावल के पास बहुत वक्त है, उसको अभी सीखना चाहिए और सीख रहा है। तो 3 अगर पार्टियों को कंपेयर आप करें, इमरान खान साहब का दौर 3-3.5 साल था, मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी, डिलीवरी वाइज कौन ज़्यादा बेहतर? देखिए, डिलीवरी कल्चर किसके अंदर है? देखो, डिलीवरी तो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ने की है। मैं ज़ाती तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन से बहुत मुतासर था और हूँ, और लेकिन बदकिस्मती से वो भी डिलीवर नहीं कर सकी, बल्कि उन्हें डिलीवर करने नहीं दिया गया, ये कह लें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने डिलीवरी की है तो वो नून की हुकूमत ने, देखें, मोटरवेज बनाए, ये किया, वो किया, किसी हद तक जो है इकॉनमी को भी ठीक रखा। करप्शन भी तो इल्ज़ाम लगाते हैं। हाँ, करप्शन की होनी चाहिए, अदालतें सजाएं दें, अदालतें उसके बारे में फ़ैसले करें, वो हमने तो नहीं फैसला करना। सुहेल साहब, अभी जो इलेक्शन के अंदर हुआ, इस इलेक्शन में मेरा आपसे सवाल बड़ा, ये बहुत अहम सवाल है। आप जियो के इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे, जब कम्युनिकेशन बंद थी तो आपके पास रिजल्ट कहाँ से आए थे? नहीं, कम्युनिकेशन कौन सी बंद थी सर? मोबाइल सर्विस बंद थी, नहीं, इंटरनेट बंद था। नहीं, हमारे पास तो दूसरे PTCL फ़ोन थे ना सर। इसमें ऐसा तो नहीं था कि नेट थे? ये रिज़ल्ट कोई ऐसे आ गए हों कि जिसकी बुनियाद पर जो है क्योस एक सोसाइटी में खड़ा हो गया हो? ख़ास तौर पे आप जब देते हैं 2%, 4%, 6%, 8% के हिसाब से, तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो बंदा जीत गया, हालांकि वो 2 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है। नहीं, एक तो देखें, जो भी किया जाता है ना, उसके पीछे एक पूरा थिंकिंग होती है। ये सोचना कि भाई बगैर सोचे समझे सब कुछ हो गया, नहीं। दुनिया भर के साइंटिफिक फिगर्स और ये तयशुदा है कि अगर 5% रिज़ल्ट आ जाए तो उसके अंदर 5% रिज़ल्ट, अगर एक ही ट्रेंड हो सारे हलकों में, तो इसका मतलब है कि आलमोस्ट रिज़ल्ट वही होगा, मासवाए कोई 2-4% के फ़र्क के। तो ये दुनिया भर में ये फार्मूला है, सैम्पलिंग का फार्मूला है, सैम्पलिंग का फार्मूला है। तो उस सैम्पलिंग को हमने तो इस दफ़ा नहीं ये की, सैम्पलिंग हमारे पास थी लेकिन हमने उसको रोके रखा। सोहेल साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद नाज़रीन जब दोबारा आएंगे तो सोहेल बड़ाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद सोहेल वराई साहब। सर, गुफ्तगू हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, कहा यह जा रहा है कि मीडिया पे बड़ा दबाव है, सेंसरशिप है, ज़बरदस्ती चीज़ें चलवाई जाती हैं, ज़बरदस्ती एजेंडा बनवाया जाता है। ये एक बयानिया है जिसको पॉलिटिकल बयानिया भी आप कह सकते हैं। तो आप 30-40 साल आपको सहाफ़त में हो गए, तो आप समझते हैं कि ये उतनी ही है जितनी आज से पहले किसी दौर में थी, या इस अब जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा दबाव आ गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिलेक्टिव है। ओवरऑल जो मजमूई तौर पे तो इससे पहले बहुत ज़्यादा दबाव रहा है। ज़ियाउल के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में तो हमने देखा है कि इतना दबाव था कि हमारा अखबार, उस वक्त टीवी तो होते नहीं थे, अखबार होता था, बाकायदा DGPR के ऑफिस जाता था, एक एक खबर चेक होती थी और ख़बरें निकल जाती थी और फिर वो खाली हम छाप देते थे। भुट्टो की तस्वीर छापने की भी इजाज़त नहीं थी, ठीक है। और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में भी देखा, पहली दफ़ा नहीं है कि तस्वीरें, नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा ही रहा। फिर जब जियो के और हमारी मुक्तदरा के कुछ मामलात उस वक्त के ख़राब हुए, तो उस वक्त तो इतना दबाव आया कि शायद ही कितना दबाव कभी पड़ा हो किसी पे। एक एक बंदे को फॉलो किया जाता था। मेरे जैसे गरीब जिसकी कोई बेचारे की कोई हैसियत ही नहीं है, तो मेरे जैसे गरीब को भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो ये उस हवाले से अब मजबूरी नहीं है, अब सिलेक्टिव है। इमरान रियाज हैं, टारगेट हैं, या कोई और जो लोग PTI के हक में या फौज के खिलाफ कर रहे हैं वो टारगेट हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है कि अब उतना नहीं है। अच्छा सोहेल साहब, ये आपकी गुफ्तगू और आपकी पीछे सारी किताबें बताती हैं कि पाकिस्तान की तारीख में वो कुछ भी मौजूद है कि जो लोगों के इल्म में नहीं है। जी ठीक है। यानी कि जिस तरह से आज जो मुझसे भी बल्कि बाद में आने वाला जो जेन ज़ी है, वो ये समझती है कि सब कुछ पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। तो अगर आप आज के हालात को पाकिस्तान के पिछले सियासी हालात से उसका मवाजना करें, तकाबुल करें, तो क्या आज हालात सियासी तौर पे बहुत ख़राब है? नहीं, कतई नहीं। मैं तो समझता हूँ कि जो मार्शल लॉ होते हैं उसमें तो अदालतें काम नहीं करती। आपको पता है, अदालतें नहीं होती। मीडिया पे टोटल सेंसरशिप होती है। आप देखें, अदालतें इमरान को सज़ाएं भी दे रही हैं और रिलीफ भी दे रही हैं। इसी तरह जो है मीडिया जो है वो इमरान के ख़िलाफ़ भी चीज़ें दे रहा है और हक में भी दे रहा है। तो जब अगर मार्शल लॉ आ जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। तो हमने तो मार्शल लॉ भी देखे हैं जिसके अंदर आपकी आवाज़ ही जो है नहीं होती, आप तकरीर नहीं कर सकते, आप जलसा नहीं कर सकते। तो अब भी मुश्किल हालात तो हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ एक आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं, लेकिन आइडियल डेमोक्रेसी में भी अब जो है ये नहीं हो सकता कि हम अपनी फ़ौज से लड़ पड़ें। उसका भी तरीका है डील करने का। सोहेल साहब, आप कह रहे हैं आइडियल डेमोक्रेसी, तो क्या खान साहब कोई आइडियल डेमोक्रेसी चाहते थे? नहीं, खान साहब की डेमोक्रेसी तो बीच में भी फॉल्ट थे। मुझे उनसे हमेशा उनके मुंह पे भी इख्तलाफ रहा है कि वो तो फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत करना चाहते थे, जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। अब भी अगर उनको मौका मिले, अब तो सवाल ये है ना कि क्या फ़ौज उनके साथ मिलकर करना चाहती है? अगर उनको मौका मिले, मैं ये खास अब शायद हो सकता है तब्दील हो गए हों। सोहेल साहब, ये तनाजुर इसका ये है कि इस वक्त जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक हैं वो फ़ौज से बड़े नाराज़ नज़र आते हैं। तो क्या अगर खान साहब को ये फौज कहे, उनसे मेरा सवाल है कि आपने इक़्तिदार किससे लेना है? जालिमों से नहीं, फौज से इक़्तिदार लेना है ना। देखो, पाकिस्तान में इक़्तिदार किससे मिलता है? फौज से ना। कोई शक तो नहीं है इसमें। तो खान साहब सिर्फ फौज से बात करना चाहते हैं। आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई जब आप गए थे? वो हमेशा से कहते हैं कि मैं फौज से बात करना चाहता हूँ। आज भी आपको लगता है अपनी बात पे हो सकता है तब्दील हो जाए। मेरा ख्याल है कि अहले सियासत से उन्हें बात करनी चाहिए पहले, फिर फौज से भी करें। फौज भी हमारी है, ठीक है। सवाल यह है कि भाई फ़र्ज़ करो आपका किसी जर्नैल से, फ़ौज के किसी हिस्से से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका इस बात से तो इख्तलाफ नहीं कि फ़ौज भी पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा है। तो रिलीफ किस तरह से मिलेगा खान साहब को? सियासतदानों से बात करने के जरिए उनको रास्ता मिलेगा? मैं तो रिलीफ के हवाले से तो मेरा नज़रिया बिल्कुल इनकलाबी है। मैं तो समझता हूँ कि 8 फरवरी के बाद से इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए या कम से कम नज़रबंद कर देना। तो सोहेल साहब, फिर दूसरे लोगों का क्या कसूर है जिनके ऊपर केसेस हैं? उनके भी केसेस सॉर्ट आउट करें।
देखो उसकी वजह क्या है कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपने कॉलम भी एक लिखा था जिसमें गालिबन आपने मुतालबा किया था कि खान साहब को देखो उसकी क्या वजह है कि जो 8 फरवरी के रिजल्ट्स आए हैं उससे ये नतीजा निकलता है कि इमरान की बहुत पॉपुलैरिटी है और तमाम तर इक़दामात के बावजूद लोगों ने वोट दिए हैं। तो उस कम अज़ कम उसका एहतराम तो करें ना। उनको इक़्तिदार नहीं दिया ना दें, लेकिन कम अज़ कम उनको आज़ादी तो दें। क्या पॉपुलैरिटी मुल्क चलाने के लिए काफ़ी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आज़ादी दें। मैं तो नहीं कह रहा कि उनको कोई जाके वज़ीर आज़म बना दें। वैसे दुनिया भर के जो सियासी माहौल मामलात, हम यूक्रेन का अगर तस्करा करें, वहाँ भी एक पॉपुलर लीडर थे। आप हालात आज देखें क्या है वहाँ पे। तो पॉपुलर लीडर तो दुनिया में रहे हैं ना। ट्रम्प भी बहुत पॉपुलर है और अभी भी थे भी। देखो गुजारिश है कि पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा अहम अंसर है, क्योंकि बेसिकली जो जमहूरियत का निज़ाम है वो आवाम की मर्ज़ी से होना चाहिए ना। लेकिन हर मुल्क के अपने हालात हैं। अब पाकिस्तान में हम नहीं, यानी पाकिस्तानी अवाम ने, हम तो नहीं थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने मिल के ये फ़ैसला किया ना कि पाकिस्तान का डिफेंस सबसे अहम है। आपने सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग डिफेंस पे की। अब वो डिफेंस इतना मजबूत है, हमारी फ़ौज इतनी मजबूत है कि बाकी अदारे बड़े कमज़ोर हैं, चाहे वो सियासतदान है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे जुडिशरी है, कोई है ही नहीं मजबूत। तो बुनियादी जब आपने ये कर लिया सारा, ठीक है ना, या तो ये करते ही ना, ठीक है, आप सियासत को मजबूत कर लेते, ठीक है, जैसे इंडिया ने किया, ठीक है, तो वो तो नहीं किया आपने। अब सवाल यह है कि जब ये हो गया है तो अब उसको कैसे आगे चलाना है। उसके चलाने के लिए ज़रूरी है कि स्पेस ली जाए, आहिस्ता आहिस्ता ली जाए। एस्टेब्लिशमेंट को भी ये मैसेज दिया जाए कि भाई देखें आपका ये काम नहीं है, एक सिविलियन मुल्क के अंदर सिविलियन हुक्मरानी होनी चाहिए। वो उनको ये एतराज़ होता है कि यहाँ एफिशिएंसी नहीं है, तो भाई एफिशिएंट कोई लीडर आए जो कारकर्दगी दिखाए और अपनी स्पेस ले सिविलियन लीडरशिप की, पार्लियामेंट की। ये तरीका है। अदरवाइज़ या इनकलाब ले आए या सारा मुल्क खड़ा हो जाए और छीन ले इक़्तिदार। क्या 9 मई को तो वो नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ को 9 मई को ये लगा था कि इनकलाब आ जाएगा? जी, उनका लगता था कि इनकलाब आ जाएगा। ये आपके पास खबर है या तज्जिया है? दोनों चीज़ें हैं। खबर क्या है इसमें? खबर चलें आप सोर्सेस कोट किए बगैर बताएं। उनका ख्याल था कि इतनी आवाम हमारे साथ है कि हम कॉल देंगे तो मुल्क के अंदर एक पूरी तब्दीली आ जाए। ये उनकी लीडरशिप को लगता था। ये बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारी बहुत सी लीडर्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि उस माहौल में वो रह रहे होते हैं ना, तो उस माहौल में लगता है कि सब कुछ मेरे हक़ के हमवार हो गया, लेकिन वो हकीकत नहीं होती। खारजा पॉलिसी के हवाले से खान साहब पे बड़ी तनकीद होती है कि साइफ़र का केस उन्होंने अपनी सियासत के लिए गढ़ा। जिस तरह से मजहबी टच की का तस्करा आता है, इस तरह से उन्होंने अमेरिका टच दिया उस सारे मामले को। तो क्या आपको लगता है कि उससे मुल्क को नुकसान हुआ? मेरा ख्याल है कि ये फॉरेन अफेयर्स पे ना भुट्टो साहब ने भी किया था, इमरान खान ने भी किया, ये मुनासिब नहीं होता। ये इंडिया कार्ड, ये अमेरिका कार्ड, ये अफ़गानिस्तान कार्ड, इससे मुल्क को नुकसान ही हुआ। इंडिया कार्ड से देखें हम कहाँ चले गए हैं, अफ़गानिस्तान कार्ड से हमें कहाँ नुकसान हुआ, अमेरिकन कार्ड से हमें नुकसान हुआ, चाइनीज़ कार्ड हम मुसलसल प्ले कर रहे हैं और उसमें भी बैलेंस नहीं है। कभी हम बहुत ऊपर ले जाते हैं चाइना को, कभी बंद कर देते हैं। तो ये तरीका नहीं है। हर मुल्क को अपनी आवाम की वेलफेयर के लिए पॉलिसियाँ बनानी चाहिए और मुल्कों को भी इसी तरह इंगेज करना चाहिए। हमें अमेरिका से फ़ायदा है तो वो फ़ायदा लेना चाहिए, नुकसान है तो उसको रेजिस्ट करना चाहिए। चाइना से जो फ़ायदा है वो लेना चाहिए। सारी दुनिया के मुल्क ऐसे ही करते हैं। सोहेल साहब, जो सोशल मीडिया पे बैठा है इस वक्त नौजवान है, बिल्कुल ही मैं अख्ताम आखिरी सवाल आपसे ये भी चाहूँगा कि आप कुछ नसीहत भी कर दें उस जवान को। ये जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ नौजवान है, ये महसूस होता है इसकी कोई सिमत नहीं है, ये मशहूरी के लिए या अपनी बात को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपको कभी ये फ़ील हुआ? अगर फ़ील हुआ तो क्या उनको मैसेज देंगे? सेंसेशन इज़ टेम्परेरी, सेंस इज़ परमानेंट। बहुत खूबसूरत बात की है सोहेल बड़ाई साहब आपने कि सेंसेशन परमानेंट नहीं है। परमानेंट अगर है तो इस मुल्क ने हमेशा रहना है, इस कौम ने हमेशा रहना है, हम सब ने रहना है। मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें, दुरुस्त इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा अरसे तक ये चल सके। तो आज इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।